आपके साथ शिखा शर्मा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने लाल आतंक पर करारा प्रहार किया है। आपको बता दें कि 26 खूंखार नक्सलियों को ढेर किया गया है, धराशायी किया गया है, जिसमें कई टॉप कमांडर्स भी शामिल हैं। 50 लाख का इनामी भी उसमें शामिल है, जिसको धराशायी किया गया है। और रिपब्लिक भारत एकमात्र ऐसा चैनल है जो ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है। देखिए रिपोर्ट। लाल आतंक पर कड़ा प्रहार। मारे गए नक्सली टॉप कमांडर। 26 नक्सली ढेर। भारी मात्रा में हथियार बरामद। ये तस्वीरें उस जगह की है जहां पुलिस ने नक्सलियों को घेर कर करारा प्रहार किया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में 11 पट्टी के जंगलों में करीब 10 घंटे तक मुठभेड़ चली। इस मुठभेड़ में 26 खूंखार नक्सली मारे गए। महाराष्ट्र पुलिस के स्पेशल दस्ते C60 ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। 26 लोगों को C60 कमांडर्स की ओर से जो है मार गिराया। जो तस्वीरें दिख रहे हैं इसी फॉरेस्ट पर जो है एक एंटी नक्सल, देखिए यहाँ पर अगर हम फुटप्रिंट दिखाना चाहें, ये इसी ग्रास को इसी तरीके से रखा गया ताकि कमांडर्स जो है अपनी जगह बनाकर आगे बढ़ते रहे सभी साथ में और अपनी दिशा से भूल रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा कितने गहरे जंगल को लेकर ये पूरा ऑपरेशन किया गया। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है वो गढ़चिरौली की C60 कमांडर्स की ओर से की गई है। मारा गया टॉप नक्सली कमांडर। $50 लाख का इनामी था मिलिंद तेलतुंबड़े। ये तस्वीरें मिलिंद तेलतुंबड़े उर्फ जीवा की है, जिसके ऊपर 50 लाख का इनाम था। इस मुठभेड़ में इसकी भी मौत हो गई। मिलिंद तेलतुंबड़े कई बड़े नक्सली हमलों में शामिल था। तेलतुंबड़े भीमा कोरेगांव दंगे के मामले में वांटेड था। वो CPI माओवादिस्ट की सेंट्रल कमेटी का सदस्य भी था। वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जोन का हेड था। ये मुठभेड़ कितनी अहम है इसे इसी बात से समझिए कि इस मुठभेड़ में लाखों के इनामी नक्सली मारे गए हैं। 50 लाख का इनामी नक्सली कमांडर मिलिंद तेलतुंबड़े मारा गया। 20 लाख का इनामी लोकेश मारा गया। 16 लाख के इनामी महेश उर्फ शिवाजी राव जी गोटा भी मारा गया। 6 लाख का इनामी भगत उर्फ प्रदीप भी मारा गया। 8 लाख के इनामी किशन और सन्नू भी ढेर कर दिए गए। इसके अलावा ऑपरेशन में मारे गए 7 नक्सलियों पर 4-4 लाख का इनाम था। जो हमारी टीम वहाँ पर गई थी उसके लिए एक बहुत बड़ी सफलता की बात है कि हम सेंट्रल कमेटी मेंबर, जो एक्टिव सेंट्रल कमेटी मेंबर है मिलिंद तेलतुंबड़े, इनकाउंटर में वो मारा गया। ये डेफिनेटली हमारे लिए बड़ी सफलता की बात है। और मिलिंद तेलतुंबड़े सिर्फ गढ़चिरौली में नहीं तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों स्टेट में जो नक्सल का वायलेंट मूवमेंट है उसको बढ़ाने के लिए काम करता था। और उसके मारे जाने से नक्सल का ये जो पूरा मूवमेंट है उसको एक बड़ा झटका लगा है। नक्सल डेड बॉडीज़ हमें 26 मिली हैं, जिसमें 20 मेल हैं, 6 फीमेल हैं। उसमें से 16 डेड बॉडीज़ आइडेंटिफाई कर ली गई हैं। बाकी 10 डेड बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करने का प्रोसीजर चल रहा है। ये नक्सली किसी बड़े योजना की तैयारी कर रहे थे। ये बताया जा रहा है कि नक्सलियों की ओर से AK-47 से फायरिंग की गई थी। मुठभेड़ की जगह से बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद मिला है। 5 AK-47, एक ग्रेनेड लॉन्चर, 9 SLR राइफल, एक इंसास राइफल, 303 बोर की 3 राइफल, 12 बोर की 9 राइफल और एक पिस्टल मिली है। Jungle area, but he was a main kingpin for urban area with his wife Angela. He was a driver for all urban network in Maharashtra. So it is a very big loss for Nakshals in state of Maharashtra. ये मुठभेड़ गढ़चिरौली के इतिहास में दूसरी सबसे लंबी मुठभेड़ बताई जा रही है। शनिवार सुबह शुरू हुई ये मुठभेड़ शाम तक चली। इस ऑपरेशन में पुलिस के 3 जवान भी घायल हुए हैं। पुलिस के जवानों को इलाज के लिए नागपुर लाया गया। महाराष्ट्र पुलिस हमेशा ऐसी कार्रवाई करती रहती है, बड़ी बड़ी कार्रवाई करती रहती है। और ये एकदम किसी को भी अभिमान लगे ऐसा एक कार्रवाई महाराष्ट्र पुलिस ने की है। और इसके लिए मैं महाराष्ट्र पुलिस का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ये बताया जा रहा है कि मुठभेड़ तब शुरू हुई जब C60 पुलिस कमांडो की एक टीम तलाशी अभियान चला रही थी।
नक्सलियों के 26 शव मिल चुके हैं। इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। इससे पहले 23 अप्रैल 2018 को गढ़चिरौली पुलिस ने 2 अलग-अलग झड़पों में 40 माओवादियों को मार गिराया था। नक्सलियों के खिलाफ ये बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर देश को मिलने जा रहा है सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के विमानों के उतरने की सुविधा रहेगी। आज विशालकाय हरक्यूलिस C-130 यहां पर लैंड किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, इस एक्सप्रेसवे का। और उस मौके पर, यानी कि उद्घाटन के मौके पर, एक भव्य एयर शो का भी आयोजन किया गया है। वायुसेना का ये विशालकाय C-130 हरक्यूलिस विमान देश को मिलने वाले सबसे बड़े एक्सप्रेसवे पर उतर रहा है। करीब 340 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 16 नवंबर को देश को समर्पित कर दिया जाएगा। लोकार्पण के दिन यहां भव्य एयर शो का भी आयोजन किया जाएगा। इसी की तैयारी आजकल यहां चल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने आएंगे। बताया जा रहा है कि सुल्तानपुर में हरक्यूलिस विमान से ही वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद भारतीय वायुसेना वहां एयर शो करेगी। फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई, जैगुआर और मिराज फ्लाई पास्ट करेंगे। यह एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के विकास को नई रफ्तार देगा। इस एक्सप्रेसवे पर एक एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है, जहां जरूरत पड़ने पर वायुसेना के विमान लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकेंगे। लड़ाकू विमानों को सुल्तानपुर जिले के पास आपातकालीन लैंडिंग करने की अनुमति देने के लिए करीब 3.25 किलोमीटर की दूरी विकसित की गई है। ये एक्सप्रेसवे राज्य की राजधानी लखनऊ को मऊ, आजमगढ़, बाराबंकी, सुल्तानपुर समेत पूर्वी जिलों से प्रयागराज और वाराणसी के प्रमुख शहरों से जोड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सुल्तानपुर में उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेते हुए कहा था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी यूपी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनेगा। बताया जा रहा है कि इसे जनता के लिए खोल दिए जाने के बाद लखनऊ से गाजीपुर की यात्रा का समय 6 घंटे से घटकर सिर्फ 3.5 घंटे हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं चीन और अमेरिका के बीच बढ़ती तनातनी की, जो ताइवान की वजह से है। चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो अपने आप को इस मुद्दे से दूर रखे, नहीं तो अमेरिका को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ताइवान को लेकर चीन का रुख दिन प्रतिदिन आक्रामक होता जा रहा है। चीन लगातार ये कह रहा है कि वो ताइवान को मिलाकर रहेगा और ये भी संदेश दे रहा है कि ताइवान के साथ जो भी आएगा उसे भी अंजाम भुगतना होगा। चीन ने ताइवान के बहाने एक बार फिर अमेरिका को धमकी दी है और ये सब तब जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले सप्ताह डिजिटल बैठक करने वाले हैं। चीन की अमेरिका को चेतावनी। ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन हो बंद। पिछले करीब 2 महीने से चीन और ताइवान के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि कब युद्ध छिड़ जाए ये नहीं कहा जा सकता है। चीन लगातार युद्ध अभ्यास कर रहा है। उसके लड़ाकू विमान आए दिन ताइवान के रक्षा क्षेत्र का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके जवाब में ताइवान भी साफ कर चुका है कि अगर चीन नहीं माना तो वो युद्ध के लिए तैयार है। ताइवान को इसमें अमेरिका का भी साथ मिल रहा है। चीन इसी से चिढ़ा हुआ है।
माना जा रहा है कि बाइडेन जिनपिंग की बातचीत में कई मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें ताइवान भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। चीन लगातार ये कहता रहा है कि ताइवान की स्वतंत्रता की बात करने वाले क्षेत्र में अस्थिरता फैला रहे हैं। वहीं अमेरिका कह चुका है कि ताइवान की मदद करना उसका दायित्व है, लेकिन जिस तरह टकराव बढ़ता जा रहा है उससे ताइवान की खाड़ी पर युद्ध के बादल गहराते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और युद्ध के बादल दुनिया के एक और हिस्से पर मंडरा रहे हैं। आपको बता दें कि रूस ने अपने करीब 1 लाख सैनिक यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं और ये जो विवाद है वो काफी पुराना है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कहीं रूस यूक्रेन पर हमला न कर दे। यूक्रेन के साथ युद्ध की तैयारी में रूस। पुतिन ने तैनात किए 1 लाख सैनिक। क्या यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी में है पुतिन? क्या यूक्रेन पर कब्जा करने जा रहा है रूस? ये सवाल एक बार फिर उठ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन की सीमा पर दर्जनों रूसी टैंक तैनात हो गए हैं। रूसी सैनिकों से भरी गाड़ियां यूक्रेन की सीमा पर लगातार पहुंच रही हैं। बताया जा रहा है कि करीब 1 लाख सैनिक रूस ने सीमा पर तैनात कर दिए हैं। अमेरिका सहित कई देशों ने रूस को चेतावनी दी है। इसके बावजूद रूस यूक्रेन के प्रति आक्रामक बना हुआ है। यूक्रेन से लगने वाली सीमा पर रूस बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात करता जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार टकराव बढ़ रहा है। तनाव इतना ज्यादा हो गया है कि दोनों देशों के बीच युद्ध होने की आशंका जताई जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि रूस यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनके देश को पश्चिमी देशों ने सीमा पर सक्रिय रूसी सैनिकों की गतिविधियों को लेकर जानकारी दी है और वो इस बात से चिंतित हैं। यूक्रेन से पुराना है विवाद। यूक्रेन सामरिक तौर पर पूर्व सोवियत संघ का सबसे अहम हिस्सा था, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के साथ यूक्रेन आजाद हो गया। इसके साथ ही रूस के कई परमाणु संयंत्र भी उसके हिस्से में चले गए, जिसे लेकर रूस हमेशा नाराज रहता है। अब पुतिन ने नेवी शिप के जरिए दर्जनों टैंक और रेल के जरिए बख्तरबंद वाहनों को यूक्रेन के बॉर्डर पर लगा दिया है। यूक्रेन से सटे बेलारूस में रूस ने अपनी सैन्य टुकड़ी और बमवर्षक विमानों को तैनात कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर हिंदू समाज को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रामक बातें चलाई जा रही हैं। इसी को देखते हुए हैदराबाद में हिंदू कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े वक्ताओं ने भाग लिया। और इस कॉन्क्लेव में सदगुरु रितेश्वर महाराज ने कहा कि कुछ लोग हिंदुत्व के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल हैं। हमारे साथ इस वक्त है स्वामी रित्वेश्वर महाराज। सर, आप बताइए हमको कि आपने एक कॉन्क्लेव अटेंड किया था हिंदुत्व का, तो उससे क्या संदेश देना चाहते हैं आप देश भर को? ये डिजिटल हिंदू कॉन्क्लेव आज यहाँ हैदराबाद पालामुरू में आयोजित की गई। मैं वृंदावन से यहाँ आया। मैं देश को सनातन संस्कृति और हिंदू संस्कृति के बारे में जागृत करने के लिए आया हूँ। और इस डिजिटल कॉन्क्लेव का इतना ही मतलब था कि डिजिटली सनातन परंपरा और हिंदू परंपरा के विरुद्ध जो एक युद्ध छेड़ा गया है, अगर हम डिजिटली साउंड नहीं हुए, सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर हम साउंड नहीं हुए, तो आने वाले समय में बहुत सारी भ्रांतियाँ हिंदू और सनातन संस्कृति के खिलाफ हमारे नौजवानों के बीच परोस दी जाएगी। ऐसे भी 70 सालों से मैकाले की शिक्षा व्यवस्था ने और रोमिला थापर के इतिहास ने हमारी पूरी संस्कृति को बदल दिया है। हमारी पीढ़ी बदल गई है। ऐसे संदर्भ में मैं डिजिटल हिंदू कॉन्क्लेव से हिंदुत्व, जीवन की अवधारणा, राष्ट्र और देश की रक्षा कैसे हो सके, क्योंकि धीरे धीरे यह देश विखंडित होते जा रहा है। आप ये कॉन्क्लेव को, हिंदुत्व के कॉन्क्लेव को किस तरह से देखते हैं? हिंदुत्व को 70 सालों में इतना बदनाम किया गया है कि आज हिंदू ही अपने आप को हिंदू कहने में शर्माता है। हमारा यंग जनरेशन कहता है ना, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सब आदमी हैं, सब एक साथ रहना चाहते हैं। ये तो सनातन धर्म ही सिखाता है कि हम सब एक हैं, लेकिन क्या इतिहास से हमें कुछ सीखना नहीं चाहिए? एक अंतिम राष्ट्र है हमारा, जहां हम शांति से रहते हैं और पूरे विश्व की मानवता को हिंदुत्व की ज़रूरत है।
सनातन की ज़रूरत है, क्योंकि सनातन धर्म ही कहता है वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानते हैं। आप जिस तरह से सनातन की बात कर रहे हैं स्वामी जी, तो हम इस बीच देख रहे हैं कई बयानबाजी हो रही है सनातन पे और हिंदुत्व पे, खासकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आप इस स्टेटमेंट को, कांग्रेस पार्टी जो स्टेटमेंट्स दे रही है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं दल की बात तो नहीं करता। वो कोई भी व्यक्ति जो सनातन परंपरा के खिलाफ और हिंदुत्व के खिलाफ बोलता है, या तो वो हिंदुत्व की गहराई को नहीं जानता, या जानबूझकर हिंदुत्व को मिटाने के षड्यंत्र में वो शामिल है। दो ही कारण हो सकता है। लेकिन कोई पढ़ा लिखा जानकार अगर हिंदुत्व के विषय में कुछ बोलता है, हमले करता है, तो निश्चित तौर पर वो षड्यंत्रकारी हो, किसी भी दल में हो, चाहे वो जिस किसी दल के हों। लेकिन ऐसे लोग भारत के पक्ष में नहीं हैं, हिंदुस्तान के पक्ष में नहीं हैं, सनातन के पक्ष में नहीं हैं, शांति के पक्ष में भी नहीं हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि हिंदू और हमको इसको बढ़ावा देना चाहिए, पर हाल ही में हमने एक और स्टेटमेंट भी देखा है जो कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदू एक वायलेंट है। तो उस पर आपका क्या कहना है स्वामी जी? मैं तो उनके विषय में क्या कहूँ, वो कितना पढ़े हैं और कितना जानते हैं हिंदुत्व को, कैसे जिए हैं, मुझे समझ नहीं आता कि उनकी जीवनचर्या कैसी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हिंदुत्व को वायलेंट कहता है तो इसका अर्थ है कि हिंदुत्व का ख भी नहीं जानता। हिंदू जैसा सहिष्णु धर्म और सनातन जैसा सहिष्णु धर्म, जहाँ हर समय क्षमा, दया और करुणा की बात, इसी का तो फ़ायदा उठाया है लोगों ने। ऐसे कोई भी लोग, चाहे इस देश के कितने भी बड़े नाम क्यों न हो, जो हिंदुत्व को जानते ही नहीं, समझते ही नहीं, हिंदू परंपरा से उनकी कोई मतलब ही नहीं, वो हिंदुत्व के बारे में क्या बोलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि उनको हिंदुत्व के विषय में, सनातन के विषय में ज्ञान या तो नहीं है, या है तो फिर यही कह सकता हूँ कि पता नहीं उनको षड्यंत्र करने की क्या ज़रूरत है।